देखिए कार्बन तथा सिलिकॉन के प्रमुख यौगिक। और देखिए सबसे पहले कार्बन के ऑक्साइड। तो सबसे पहले हम कार्बन के ऑक्साइड के बारे में बात करेंगे। देखिए कार्बन के दो महत्वपूर्ण ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड CO तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए कि कार्बन के दो महत्वपूर्ण ऑक्साइडों के बारे में हम लोग बात करें तो दो महत्वपूर्ण ऑक्साइड होते हैं, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। और देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड को CO यानी कैपिटल C और कैपिटल O के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, CO के द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड को कैपिटल C कैपिटल O और नीचे 2 यानी CO2 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए ये तो है कार्बन मोनोऑक्साइड और यह है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे देखिए अब हम सबसे पहले बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। देखिए ऑक्सीजन अथवा वायु की सीमित मात्रा में कार्बन के सीधे ऑक्सीकरण पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है। तो देखिए बच्चों जब कार्बन का ऑक्सीकरण वायु की या हम कह सकते हैं ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। और देखिए इस अभिक्रिया को देखिए किस तरीके से अभिक्रिया संपन्न होती है। देखिए 2C यानी ये कार्बन है 2C प्लस O2 गर्म करेंगे इसको और देखिए क्या बन गया 2CO यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है और जो ये ऑक्सीकरण हो रहा है ये वायु की या हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में हो रहा है। तो देखिए कार्बन का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की या वायु की सीमित मात्रा में कराने पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। आगे देखिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा 373 केल्विन पर फॉर्मिक अम्ल का निर्जलीकरण कराने पर अल्प मात्रा में शुद्ध कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है। और इसी तरीके से देखिए ये हमारा क्या है फार्मिक अम्ल है, यानी फार्मिक अम्ल का निर्जलीकरण करवा रहे हैं हम लोग किसके द्वारा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और 373 केल्विन ताप पर। तो क्या होगा देखिए बच्चों यहाँ पे H2O यानी जल का अणु बनेगा, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। और देखिए यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है ये कैसी प्राप्त होती है, शुद्ध। ठीक है, आगे औद्योगिक रूप से इसे कोक पर भाप यानी स्टीम प्रवाहित करके बनाया जाता है। इस प्रकार CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड तथा H2 यानी हाइड्रोजन का प्राप्त मिश्रण वाटर गैस अथवा संश्लेषण गैस यानी सिंथेसिस गैस कहलाता है। देखो तो ध्यान दीजिए बहुत अच्छा पॉइंट है। यानी क्या होता है कि जब कोक पर भाप प्रवाहित किया जाता है, यानी कोक पर जब भाप प्रवाहित की जाती है तो एक तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में बनती है H2 यानी यहाँ बनती है CO और H2। ठीक है, दोनों बनती है। और देखिए बच्चों इनके मिश्रण को, इन दोनों के मिश्रण को या तो वाटर गैस कहा जाता है या संश्लेषण गैस या सिंथेसिस गैस कहा जाता है। और देखिए बच्चों ये हमें पता होना चाहिए। और देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर अभिक्रिया किस तरीके से होती है। देखिए बच्चों C प्लस H2O, ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं कोक पर भाप को प्रवाहित कर रहे हैं। और देखिए टेम्परेचर देखिए 773 से 1273 केल्विन और ये बन गई कार्बन मोनोऑक्साइड और ये H2 जिसे कहते हैं वाटर गैस। क्लियर है, आगे देखिए जब भाप के स्थान पर वायु का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए समझिए यहाँ पर कि भाप की जगह अगर वायु प्रवाहित की जाती है तो CO तथा N2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण प्राप्त होता है और इसे प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। देखिए बच्चों समझिए यहाँ पर कि जो CO और N2 का जो मिश्रण प्राप्त होता है इसे कहा जाता है प्रोड्यूसर गैस। और ये भी हमें पता होना चाहिए। देखिए बच्चों परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि वाटर गैस का संगठन यानी कौन कौन सी गैस होती है वाटर गैस में, या कभी कभी प्रोड्यूसर गैस के बारे में पूछ लिया जाता है कि किन दो गैसों से प्रोड्यूसर गैस बनती है, यानी कौन कौन सी दो गैसें उपस्थित होती है। तो ये हमें पता होना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड और N2। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अभिक्रिया देखिए बच्चों यहाँ पे 2C प्लस O2 प्लस 4N2, ठीक है, 1273 केल्विन पे ये बन गया 2CO प्लस 4N2 यानी CO और N2 का जो मिश्रण प्राप्त हुआ है इसे प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। और देखिए वाटर गैस तथा प्रोड्यूसर गैस एक महत्वपूर्ण औद्योगिक ईंधन है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए इन दोनों
दोनों में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड के अधिक दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है तथा ऊष्मा बाहर निकलती है। और देखिए बच्चों, जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनी है ना, इसका अगर और दहन किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, साथ में ऊष्मा भी बाहर निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जल में लगभग अविलेय, रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। यह एक प्रबल अपचायक है। देखिए तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? एक प्रबल अपचायक है। यह क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, एल्यूमीनियम तथा कुछ संक्रमण तत्वों के ऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य तत्वों के ऑक्साइड को अपचयित कर देती है। आगे देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के इस गुण का प्रयोग विभिन्न धातुओं के ऑक्साइड अयस्क से धातु निष्कर्षण में होता है। देखिए बच्चों, इस पॉइंट पे वापस ध्यान दीजिए। भाई होता क्या है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, यह क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, एल्यूमीनियम और कुछ संक्रमण तत्वों के ऑक्साइड के अतिरिक्त जो अन्य तत्व है उनके ऑक्साइडों को अपचयित कर देती है। तो होता क्या है, इसका उपयोग धातु निष्कर्षण में किया जाता है, यानी विभिन्न धातुओं के ऑक्साइड अयस्क से धातु निष्कर्षण में इस कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। और देखिए इस अभिक्रिया को देख लीजिए। देखिए बच्चों, किस तरीके से इसका उपयोग होता है। देखिए Fe2O3, ये कोई आयरन का ऑक्साइड है, 3CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग काम में लेंगे, इसे गर्म करेंगे। ये देखिए 2Fe यानी धातु का निष्कर्षण हो गया, हमें आयरन प्राप्त हो गया, प्लस 3CO2। ठीक है, आगे देखिए इसी तरीके से ZnO यानी जिंक ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा यानी गर्म करेंगे इसको, ये जिंक और CO2। ठीक है बच्चों, आई अभिक्रिया समझ में। आगे देखिए CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए बच्चों, इस तरीके से इसकी संरचना होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और देखिए इसके पास भी एकांक के इलेक्ट्रॉन युग्म और ऑक्सीजन के पास में भी एकांक के इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, तो देखिए CO अणु में कार्बन तथा ऑक्सीजन के मध्य एक सिग्मा तथा 2 पाई बंद होते हैं। देखिए बच्चों, समझिए यहाँ पर कि भाई अगर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड की संरचना की बात करें, देखिए इस तरीके से इसकी संरचना होती है। इसके पास भी एकांक के इलेक्ट्रॉन युग्म, इसके पास भी एकांक के इलेक्ट्रॉन युग्म, और ये एक तो होता है सिग्मा बंद और ये एक और दो क्या होते हैं? पाई बंद। ठीक है बच्चों, आगे कार्बन परमाणु पर एकांक के इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड दाता यानी डोनर के समान व्यवहार करती है तथा कई धातुओं के साथ गर्म किए जाने पर धातु कार्बोनिल बनाती है। ठीक है, आगे देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड की अत्यंत विषैली प्रकृति हीमोग्लोबिन के साथ एक संकुल बनाने की इसकी योग्यता के कारण होती है, जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन संकुल से 300 गुना अधिक स्थायी होती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो अत्यंत विषैली गैस होती है और ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के एक संकुल का निर्माण करती है, और जो ये संकुल बनता है ना, ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन संकुल से 300 गुना अधिक स्थायी होता है। ठीक है बच्चों, आगे यह लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन को शरीर में ऑक्सीजन प्रवाह से रोकती है। तो देखिए बच्चों, हमने क्या देखा कि भाई जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के बीच में जो संकुल बनता है वो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच बनने वाले संकुल से बहुत अधिक स्थायी होता है, 300 गुना स्थायी होता है। तो इससे होता क्या है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन को शरीर में ऑक्सीजन प्रवाह से रोकती है और अंततः इसका परिणाम मृत्यु के रूप में होता है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ लिया है, आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के बारे में। देखिए बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2। तो देखिए वायु की अधिकता में यह कार्बन या कार्बन युक्त ईंधन के पूर्ण दहन पर प्राप्त होती है। देखिए समझिए बच्चों, या तो कार्बन या कोई भी कार्बन युक्त जो ईंधन होता है उसके पूर्ण दहन पर हमें क्या प्राप्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए अभिक्रिया देखिए, C+O2 CO2। ठीक है, यहाँ पे दहन हो रहा है। इसी तरीके से देखिए CH4 मैथेन है,
2O2, ठीक है, और ये CO2 और 2H2O। और देखिए बच्चों ये क्या है, इसका मतलब है हम इसे गर्म कर रहे हैं, यानी इनको ऊर्जा दे रहे हैं, दहन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, प्रयोगशाला में इसे कैल्शियम कार्बोनेट पर तनु HCl की अभिक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है। अब देखिए बच्चों, अगर हम प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी की बात करें तो लैब में कैल्शियम कार्बोनेट पर तनु HCl की अभिक्रिया के द्वारा हम CO2 को बना सकते हैं। और देखिए इसकी अभिक्रिया को देखिए बच्चों, ये क्या है, CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसकी अभिक्रिया 2HCl के साथ होगी, ये बन गया CaCl2, और ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और साथ में जल का अणु बन गया। क्लियर है, चलिए आगे। औद्योगिक रूप में चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन को गर्म करके यह बनाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। देखिए जो कैसी गैस है ये, रंगहीन और गंधहीन। जल में इसकी अल्प विलेयता इसके जैव रासायनिक यानी केमिकल तथा भू रासायनिक यानी जियोकेमिकल महत्व को बताती है। अब देखिए जल में इसकी अल्प विलेयता होती है जो इसके जैव रासायनिक और भू रासायनिक महत्व को बताती है। जल के साथ यह कार्बोनिक अम्ल बनाती है जो एक दुर्बल द्विक्षारकीय अम्ल है। देखिए बच्चों पता होना चाहिए कि भाई जल के साथ ये क्या बनाएगी, कार्बोनिक अम्ल बनाएगी। और देखिए जो कैसा होता है, दुर्बल द्विक्षारकीय अम्ल होता है। आगे देखिए, तो देखिए बच्चों कार्बोनिक अम्ल निम्नलिखित दो पदों से वियोजित होते हैं। तो देखिए जो समझिए सबसे पहले भाई होता क्या है, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये जल के साथ में क्या बनाती है, कार्बोनिक अम्ल यानी H2CO3, ये कार्बोनिक अम्ल बनाती है। और देखिए बच्चों जो ये कार्बोनिक अम्ल है, ये जो कार्बोनिक अम्ल है ये निम्नलिखित तरीके से वियोजित होता है। तो देखिए कैसे वियोजित होता है, पहले देखिए H2CO3, देखिए इसका वियोजन देखिए जल में किस तरीके से इनका वियोजन होता है। H2CO3 है, ठीक है, ये H2O है। देखिए ये कार्बोनिक अम्ल है H2CO3 और ये H2O है। सबसे पहले क्या होगा, ये टूटेगा। ये कैसे टूटेगा, H प्लस का और HCO3 माइनस का। देखिए बच्चों समझे, यहाँ पर यहाँ बता रही हूँ मैं कि जो H2CO3 है वो कैसे टूटेगा, पहले टूटेगा H प्लस का और HCO3 माइनस का, इस रूप में टूटेगा। और जो ये H प्लस है ये इस जल के अणु से जाके जुड़ जाएगा, यानी कहने का मतलब इस ऑक्सीजन के पास जाके जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया, एक तो बन गया HCO3 माइनस और ये बन गया H3O प्लस, ठीक है। अरे भाई जो ये H प्लस है ये इस ऑक्सीजन के पास जुड़ गया, जल के ऑक्सीजन के पास जुड़ गया और ये हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस बन गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है, जो ये HCO3 माइनस बना है ये फर्दर वियोजित होता है, दोबारा इसका वियोजन होता है। देखिए वापस कैसे टूटेगा, अब देखिए बच्चों ये जो HCO3 माइनस है ये टूटेगा H प्लस का और CO3 माइनस 2 का, इस रूप में टूटेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये H प्लस दोबारा जल के अणु से जुड़ जाएगा, यानी ये H प्लस भी इस जल के अणु से जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या बन गया, CO3 2 माइनस बन गया और ये H3O प्लस बन गया। आया समझ में। तो इस तरीके से क्या होता है, कार्बनिक अम्ल का दो पदों में वियोजन होता है। आगे देखिए H2CO3 और HCO3 माइनस यानी इनका बफर विलयन रक्त की पीएच को 7.26 से 7.42 के मध्य अनुरक्षित रखता है। अब देखिए बच्चों H2CO3 अपॉन HCO3 माइनस यानी इनका जो बफर विलयन होता है वो क्या करता है, रक्त की पीएच को 7.26 से 7.42 के मध्य अनुरक्षित करता है। अम्लीय प्रकृति होने के कारण क्षारों के साथ क्रिया कर धातु कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। आगे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में लगभग 0.03% यानी आयतन से उपस्थित रहता है, जिसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में होता है। और देखिए बच्चों ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया हम लोग पढ़ के भी आए हुए हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, जो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड को काम में लेते हैं। तो देखिए इस प्रक्रिया में हरे पौधे वायुमंडलीय CO2 को कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रक्रिया में रासायनिक परिवर्तन को इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। तो देखिए यह अभिक्रिया देखिए किस तरीके से होती है। देखिए बच्चों 6CO2
प्लस 12H2O, यानी 6 तो CO2 के अणु और 12 जल के अणु, ठीक है। H म्यू, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। और देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे काम आ रही है, ये क्या बन गया, C6H12O6, कार्बोहाइड्रेट बन गया ग्लूकोज, 6 बन गए ऑक्सीजन के अणु 6O2 और 6 बन गए जल के अणु, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है किसकी, प्रकाश संश्लेषण की। क्लियर है, चलिए आगे। इस प्रक्रिया द्वारा पौधे जंतुओं, मनुष्यों तथा स्वयं के लिए भोजन बनाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के विपरीत यह विषैली प्रकृति की नहीं होती, परंतु जीवाश्म ईंधन के बढ़ते दहन तथा सीमेंट निर्माण के लिए चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन के विघटन के कारण वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ती है। देखिए जो समझिए यहाँ पर कि कार्बन मोनोऑक्साइड की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा विषैली नहीं होती, लेकिन देखिए बच्चों क्या हो रहा है, जो जीवाश्म ईंधन है तो उनके बढ़ते दहन से और सीमेंट निर्माण के लिए जो चूना पत्थर का विघटन किया जाता है उससे क्या हो रहा है, वायुमंडल में जो CO2 की मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो लगातार बढ़ती जा रही है और जिससे क्या होता है, वायुमंडल के ताप में वृद्धि हो रही है। देखिए बच्चों इससे क्या हो रहा है, हमारे वायुमंडल के ताप में वृद्धि हो रही है और इसे हरित ग्रह प्रभाव कहते हैं। देखिए बच्चों इसे क्या कहा जाता है, हरित ग्रह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए बच्चों आपको पता होना चाहिए हरित ग्रह प्रभाव को ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। और आगे देखिए इसके अनेक दुष्परिणाम सामने आए हैं। तो देखिए बच्चों ये CO2 के कारण क्या हो रहा है, दिनों दिन क्या हो रहा है, जो हमारे वायुमंडल है उसके ताप में वृद्धि हो रही है और ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे। द्रवित CO2 का प्रसार शीघ्रता से होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शुष्क बर्फ के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। शुष्क बर्फ का उपयोग आइसक्रीम तथा हिम शीतित भोजन के लिए प्रशीतक के रूप में तथा गैसीय CO2 का उपयोग कार्बोनीकृत मृदु पेय में वायु से भारी तथा दहन में सहायक नहीं होने के कारण इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, शुष्क बर्फ के उपयोग हो गए, साथ ही साथ CO2 का उपयोग और कहाँ हो गया, अग्निशामक में, ठीक है। चलिए आगे। CO2 का उपयोग वृहद मात्रा में यूरिया के निर्माण में होता है। CO2 अणु में कार्बन परमाणु sp संकृत होता है। अब देखिए बच्चों हम इसकी संरचना की बात कर लेते हैं कि CO2 में जो कार्बन परमाणु है वो कैसा होता है, sp संकृत होता है। कार्बन परमाणु 2 sp संकृत कक्षक ऑक्सीजन परमाणु के 2 p कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके 2 सिग्मा बंध बनाते हैं। तो देखिए होता क्या है वहां पर कि कार्बन परमाणु के जो 2 sp संकृत कक्षक होते हैं ना वो ऑक्सीजन परमाणु के 2 p कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके 2 सिग्मा बंध बनाते हैं, जबकि कार्बन परमाणु के शेष 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु के साथ p पाई बंध बनाते हैं, ठीक है। आगे देखिए। फलतः इसकी आकृति रेखीय होती है। तो इसकी आकृति कैसी होती है, रेखीय। इसमें दोनों कार्बन ऑक्सीजन बंधों की लंबाई एक समान यानी 115 पिकोमीटर रहती है। इसमें कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। देखिए जो हमें पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड में कोई भी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। और देखिए CO2 की अनुनादी संरचनाओं को इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना को समझ लीजिए। देखिए बच्चों ये हमारी CO2 की संरचना होती है। देखिए C डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये हमारी CO2 की संरचना होती है और इसमें जो ये कार्बन है ये कार्बन कैसा होता है, sp संकृत होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की आकृति कैसी होती है, रेखीय होती है। ऑक्सीजन के पास में 1 और 2 एकांक के इलेक्ट्रॉन युग्म और इस ऑक्सीजन के पास में भी 2 एकांक के इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। क्लियर है। अब देखिए बच्चों इसमें अनुनाद कैसे पाया जाता है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना कि जब ये जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये अगर इधर पाई बंध बनाने में भाग लेते हैं तो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें ये वाली अनुनादी संरचना प्राप्त होगी, यानी इसके इलेक्ट्रॉन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाई बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, यानी यहाँ पे अब क्या हो गए, 3 बंध बन गए। तो ये 3 बंध बन गए, ऑक्सीजन पे प्लस आवेश आ गया और इस ऑक्सीजन के पास देखिए 3 एकांक के इलेक्ट्रॉन युग्म, 1 2 3 एकांक के इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए और इस पे आ गया ये माइनस आवेश, ठीक है। यानी इस ऑक्सीजन पे तो आ गया प्लस, इस ऑक्सीजन पे आ गया माइनस,
ठीक है, एक तो ये अनुनादी संरचना होती है। देखिए दूसरा ऐसे भी हो सकता है कि इस ऑक्सीजन के एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म अगर इधर पाई बंद बनाने में भाग लेते हैं तो ये जो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं और उस परिस्थिति में ये वाली अनुनादी संरचना प्राप्त होती है, जिसमें क्या होता है, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन पे प्लस आवेश और इस ऑक्सीजन पे माइनस आवेश। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये हमारी क्या हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की अनुनादी संरचना। और देखिए बच्चों ये संरचना आपको आनी चाहिए, परीक्षा में पूछ ली जाती है। क्लियर है, चलिए आगे। अब देखिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। तो देखिए बच्चों हम लोगों ने कार्बन के दो महत्वपूर्ण ऑक्साइड यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ लिया है और अब हम लोग बात करेंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बारे में, जिसे कहा जाता है SiO2, यानी इसका फॉर्मूला होता है SiO2। तो देखिए भूपर्पटी का 95% भाग सिलिका एवं सिलिकेट से बना है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसे सामान्यतः सिलिका नाम से जाना जाता है, अनेक क्रिस्टल संरचनात्मक यानी क्रिस्टलोग्राफिक रूप में मिलता है। सिलिका के कुछ रूप क्वार्ट्ज, देखिए क्वार्ट्ज, क्रिस्टलोबैलाइट, देखिए क्रिस्टलोबैलाइट तथा ट्राइडाइमाइट यानी ट्राइडामाइट है, जो उचित ताप पर अंतर परिवर्तनीय होती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक सहसंयोजक त्रिविमीय जालक युक्त ठोस है। अब देखिए बच्चों क्या है कि जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है वो एक सहसंयोजी त्रिविमीय जालक युक्त ठोस है, जिसमें सिलिकॉन परमाणु चतुष्फलकीय रूप में 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से सहसंयोजित बंधित रहता है। देखिए इसमें होता क्या है, जो सिलिकॉन परमाणु है ना वो चतुष्फलकीय रूप से 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से सहसंयोजी रूप से बंधित रहता है और प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु विपरीततः दूसरे सिलिकॉन परमाणु से जुड़ा रहता है। और देखिए प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु किससे जुड़ा रहता है, दूसरे सिलिकॉन परमाणु से। प्रत्येक कोणा दूसरे चतुष्फलक से सांजित रहता है। संपूर्ण क्रिस्टल को एक ऐसे वृहद अणु के रूप में माना जा सकता है जिसमें सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं की एकांतर क्रम में 8 सदस्यीय वलय बनती है। तो देखिए समझे यहाँ पर किसमें होता क्या है, प्रत्येक कोणा दूसरे चतुष्फलक से सांजित रहता है। ठीक है, और संपूर्ण क्रिस्टल को एक ऐसे वृहद अणु के रूप में माना जा सकता है जिसमें सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं की एकांतर क्रम में 8 सदस्य क्या बनती है, वलय बनती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। देखिए बच्चों ये हमारी SiO2 की त्रिविमीय संरचना हो गई। और देखिए ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे इसे देखिए, सिलिकॉन को देखिए, ये देखिए किससे जुड़ा हुआ है, चतुष्फल के रूप से चारों ओर से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। और देखिए ये प्रत्येक ऑक्सीजन, ये 1 2 3 4, ये ऑक्सीजन फिर किससे जुड़े हुए हैं, सिलिकॉन से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, एक त्रिविमीय जालक नुमा संरचना बनती है। और देखिए इनके बीच में सहसंयोजी बंध होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जालक नुमा संरचना बनती है और ये हमारी SiO2 की क्या होती है, त्रिविमीय संरचना। ठीक है बच्चों, आया समझ में। आगे देखिए। सिलिका अपने सामान्य रूप में अति उच्च सिलिकॉन ऑक्सीजन बंध एंथैल्पी होने के कारण अक्रियाशील होता है। देखिए समझे यहाँ पर भाई सिलिका क्या होता है, अक्रियाशील। और इसका कारण देखिए जो SiO यानी जो सिलिकॉन ऑक्सीजन बंध है उसकी एंथैल्पी क्या होती है, अति उच्च होती है। देखिए बच्चों बहुत अच्छा पॉइंट है, ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि जो सिलिका है वो अक्रियाशील क्यों होती है, इसका कारण है अति उच्च सिलिकॉन ऑक्सीजन बंध एंथैल्पी होने के कारण। ठीक है, चलिए आगे। उच्च ताप पर सिलिका हैलोजन, डाईहाइड्रोजन, अधिकांश अम्लों तथा धातुओं के साथ कोई क्रिया नहीं करता, लेकिन यह HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है। देखिए समझिए यहाँ पर कि उच्च ताप पर सिलिका जो है ना वो हैलोजन से, डाईहाइड्रोजन से या अधिकांश अम्लों और धातुओं के साथ कोई क्रिया नहीं करती। लेकिन देखिए बच्चों सिलिका HF और NaOH के साथ अभिक्रिया करती है। और देखिए इनकी अभिक्रिया देखिए बच्चों किस तरीके से अभिक्रिया संपन्न होती है, समझिए। देखिए ये SiO2 सिलिका है, 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगी और ये बन गया Na2SiO3, साथ में जल का अणु। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से देखिए सिलिका है, ये अभिक्रिया करेगी 4HF के साथ में, ये बन गया SiF4 और साथ में 2 जल के अणु।
ठीक है, तो देखा हमने भाई सिलिका इन दोनों के साथ तो क्या कर लेती है, अभिक्रिया कर लेती है। क्लियर है, चलिए आगे। क्वार्ट्ज का विस्तृत उपयोग दाब विद्युत यानी पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ बनाने में होता है। इससे अति यथार्थ घड़ियां, आधुनिक रेडियो, दूरदर्शन प्रसारण, गतिशील रेडियो संचार व्यवस्था आदि का निर्माण संभव हो सका है। ठीक है, सिलिका जेल का उपयोग शुष्कन कर्मक यानी ड्राइंग एजेंट, वर्णलेखी पदार्थ यानी क्रोमेटोग्राफिक मटेरियल के रूप में तथा उत्प्रेरक के रूप में होता है। देखिए जो समझे यहाँ पर कि सिलिका जेल का उपयोग किस किस में होता है, एक तो ड्राइंग एजेंट यानी शुष्कन कर्मक के रूप में, दूसरा वर्णलेखी पदार्थ के रूप में तथा उत्प्रेरक के रूप में होता है। ठीक है, आगे। सिलिका का एक अक्रिस्टलीय रूप यानी अमोर्फस फॉर्म किसेल गुड़, देखिए किसेल गुड़ का उपयोग छनित्र संयंत्र यानी फिल्ट्रेशन प्लांट्स में होता है। ठीक है बच्चों, ये सिलिका के हो गए उपयोग। चलिए आगे। अब देखिए सिलिकॉन, देखिए बच्चों यह कार्ब सिलिकॉन बहुलकों का एक वर्ग है जिसमें R2SiO2 पुनरावर्ती इकाई होती है। देखिए बच्चों क्या है, ये कार्ब सिलिकॉन बहुलकों का एक वर्ग है और इसमें देखिए जो पुनरावर्ती इकाई होती है वो क्या होती है, R2SiO2। ठीक है, सिलिकॉन के निर्माण में प्रारंभिक पदार्थ एल्किल अथवा एरिल प्रतिस्थापी सिलिकॉन क्लोराइड होता है। और देखिए इसका फॉर्मूला देखिए RnSiCl और ब्रैकेट में है 4 - N। ठीक है बच्चों, देखिए वापस देखिए, समझिए इसे। देखिए क्या है ये, भाई सिलिकॉन के निर्माण में जो प्रारंभिक पदार्थ होता है ना वो एल्किल अथवा एरिल प्रतिस्थापी सिलिकॉन क्लोराइड होता है और ये इसका फॉर्मूला होता है RnSiCl और ये है 4 - N। और देखिए यहाँ पे R क्या है, जिसमें R एल्किल अथवा एरिल समूह होता है। ठीक है, चलिए आगे। जब 573 केल्विन ताप पर मेथिल क्लोराइड कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में सिलिकॉन से क्रिया करता है तो विभिन्न मेथिल प्रतिस्थापी क्लोरोसिलेन, देखिए जिनका सूत्र क्या होता है क्लोरोसिलेन का, MEsicL3, Me2SiCl2, Me3SiCl तथा सूक्ष्म मात्रा में Me4Si बनते हैं। और देखिए बच्चों यहाँ पे जो Me है ये Me किसको प्रदर्शित कर रहा है, मैथिल समूह को। देखिए ये होता है मैथिल समूह। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जब 573 केल्विन ताप पर मैथिल क्लोराइड, देखिए बच्चों मैथिल क्लोराइड होता है CH3Cl, ये मैथिल क्लोराइड है। तो देखिए जब 573 केल्विन ताप पर मैथिल क्लोराइड कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में सिलिकॉन से क्रिया करता है तो विभिन्न मैथिल प्रतिस्थापी क्लोरोसिलेन बनते हैं। और देखिए क्लोरोसिलेन का फॉर्मूला देखिए MEsicL3 या तो ये बनेगा या Me2SiCl2 फिर Me3SiCl और सूक्ष्म मात्रा में Me4Si बनते हैं। ठीक है, डाईमेथिल डाईक्लोरोसिलेन, देखिए बच्चों डाईमेथिल डाईक्लोरोसिलेन क्या होगा, ये होगा Me2SiCl2 जिसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH3 2SiCl2। ठीक है, ये क्या है, डाईमेथिल डाईक्लोरोसिलेन। तो देखिए डाईमेथिल डाईक्लोरोसिलेन यानी CH3 का होल ट्वाइस SiCl2 के जल अपघटन के उपरांत संघनन बहुलकीकरण द्वारा श्रृंखला बहुलक प्राप्त होते हैं। तो देखिए बच्चों अभिक्रिया देखिए इसकी, देखिए ये मैथिल क्लोराइड है, देखिए बच्चों CH3Cl, दो अणु मैथिल क्लोराइड के हैं। देखिए बच्चों देखिए अभिक्रिया को, यहाँ पे दो अणु मैथिल क्लोराइड के हैं जिनकी अभिक्रिया Si सिलिकॉन के साथ हो रही है कॉपर पाउडर और 570 केल्विन पर। ठीक है, देखिए क्या बना, एक तो बन गया CH3 का होल ट्वाइस SiCl2 जिसे हम क्या बोलेंगे, डाईमेथिल डाईक्लोरोसिलेन। ठीक है बच्चों, और देखिए जब ये दोबारा अभिक्रिया करेगा जल से, यानी जब इसका जल अपघटन होगा और ये जल से अभिक्रिया करेगा तो 2 HCl बाहर निकल जाएंगे और देखिए हमें ये प्राप्त होगा CH3 का होल ट्वाइस Si और OH का होल ट्वाइस, यानी दोनों Cl2, मतलब कहने का मतलब है जो दोनों क्लोरीन है, यहाँ पे जो दो क्लोरीन है उनकी जगह OH समूह आके जुड़ जाएगा, यानी इसका जब जल अपघटन होगा तो हमें ये प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे। देखिए बच्चों यहाँ पे समझ लीजिए आप लोग, देखिए क्या है CH3
ठीक है, SI से जुड़ा हुआ है CH3OH, इधर भी CH3 और इधर OH। यानी कहने का मतलब है कि ये जो हमें प्राप्त हुआ है यौगिक, इसकी बात हो रही है। वापस देखिए बच्चों, भाई हमने क्या किया, हमारा ये मेथिल क्लोराइड है, ठीक है, मेथिल क्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया सिलिकॉन के साथ कॉपर पाउडर और 570 केल्विन पे हो रही है। सबसे पहले बन गया डाई मेथिल डाइक्लोरोसिलेन, ठीक है, और जब इसका जल अपघटन किया गया है ना, तो HCl 2HCl बाहर निकल गए और यहाँ पे जो दोनों क्लोरीन थे उसके पास में OH समूह आके जुड़ गया, ठीक है, और जो ये यौगिक बना है, यानी जो कंपाउंड बना है, इसका संघनन बहुलकीकरण होता है, जिससे श्रृंखला बहुलक प्राप्त होता है। तो देखिए समझिए बच्चों, ये यौगिक है, तो देखिए यहाँ पे सिलिकॉन है, सिलिकॉन से देखिए 2 तो OH जुड़े हुए हैं और 2 ये मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो देखिए ये 3 इस प्रकार के ये 3 यौगिक है, ठीक है, ये सेम है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, ये सेम है, ये तीनों आपस में जुड़ रहे हैं, यानी इनका संघनन बहुलकीकरण हो रहा है। ये तीनों इकाइयां हैं, हम बोल सकते हैं कि ये कोई एकलक इकाई है। इससे हम क्या बोल सकते हैं कि ये कोई एकलक इकाई है, इनका संघनन बहुलकीकरण होगा, यानी जल का अणु बाहर निकल जाएगा। देखिए ये OH और ये H जल के रूप में बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन के द्वारा ये दोनों इकाइयां आपस में जुड़ जाएगी। इसी तरीके से देखिए अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे भी देखिए इसका OH और इसका H ये जल के रूप में बाहर निकल जाएगा। यानी इस तरीके से देखिए, इस तरीके से N इकाइयां आपस में जुड़ जाएगी और सिलिकॉन का क्या होगा, निर्माण। यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे श्रृंखला बहुलक हमें प्राप्त होगा। देखिए जो क्या प्राप्त होगा, एक श्रृंखला बहुलक प्राप्त होगा, जिसमें ये वाली इकाइयां, देखिए बच्चों समझिए, यहाँ पर CH3SiO, ठीक है, ये वाली जो इकाई है, ये N इकाइयां आपस में जुड़ती है, यानी ये क्या हो गई, ये इसकी पुनरावृत्ति इकाई हो गई। भाई हमने देखा था ना इसकी पुनरावृत्ति इकाई के बारे में, तो देखिए इसकी पुनरावृत्ति इकाई क्या हो गई, ये CH3Si CH3O और ये N, ठीक है। चलिए आगे, CH3 का होल ट्राइस SiCl मिलाने से बहुलक की श्रृंखला की लंबाई को नियंत्रित किया जा सकता है, जो निम्नानुसार सिरे को बंद कर देता है। अब देखिए तो ध्यान दीजिए, अगर हम इसे यानी CH3 का होल ट्राइस SiCl मिलाते हैं तो जो बहुलक है उसकी श्रृंखला की लंबाई को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि ये सिरे को क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा CH3 का होल ट्राइस SiCl हो गया, और ये हमारा देखिए Si और ये 2 मेथिल समूह और OH, ठीक है, ये कंपाउंड हो गया। जैसे ही हमने ये मिलाया, यानी कहने का मतलब है CH3 का होल ट्राइस SiCl, हम इसे और क्या बोल सकते हैं, देखिए बच्चों, इसे हम बोल सकते हैं ट्राई मेथिल क्लोरोसिलेन। इसे और क्या बोल सकते हैं, ट्राई मेथिल क्लोरोसिलेन। यानी अगर हमने इसमें इस जो बहुलकीकरण की प्रक्रिया में अगर हमने इसे मिला दिया, किसे मिला दिया, ट्राई मेथिल क्लोरोसिलेन को मिला दिया, तो देखिए बहुलकीकरण होगा, जल का अणु बाहर निकलेगा, लेकिन क्या होगी, श्रृंखला की जो वो है सिरा है, ये हम बोल सकते हैं कि श्रृंखला के सिरे को ये क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो देखिए श्रृंखला का सिरा बंद हो गया है एक तरफ से, यानी कहने का मतलब है श्रृंखला की लंबाई को हमने नियंत्रित कर लिया, ठीक है। और देखिए ये वाली इसकी क्या हो गई, पुनरावृत्ति इकाई, ठीक है बच्चों, सिलिकॉन हो गया। आया समझ में? आगे, अध्रुवीय एल्किल समूह से घिरे रहने के कारण सिलिकॉन की जल प्रतिकर्षी प्रकृति होती है। देखिए सिलिकॉन की प्रकृति कैसी होती है, जल प्रतिकर्षी। सामान्यतः इनमें उच्च ऊष्मीय स्थायित्व, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य तथा रसायनों एवं ऑक्सीकरण के प्रति प्रतिरोधात्मकता का गुण होता है। इनके विस्तृत अनुप्रयोग है। इनका उपयोग सीलित ग्रीस, विद्युत रोधी तथा जल सह वस्त्र और शल्य क्रिया व प्रसाधन संयंत्र बनाने में होता है, ठीक है। तो ये हमारे सिलिकॉन के क्या हो गए, उपयोग। और देखिए बच्चों, जल सह वस्त्र का मतलब है वाटर प्रूफ जो क्लोथ्स होते हैं, यानी जो वाटर प्रूफ होते हैं, ऐसे वस्त्र बनाने में उपयोग होता है। चलिए आगे, अब देखिए सिलिकेट। देखिए बच्चों, प्रकृति में बड़ी मात्रा में सिलिकेट खनिज पाए जाते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण खनिज है फेल्ड्स्पार, जियोलाइट और श्वेत अभ्रक यानी माइका तथा एस्बेस्टस, ठीक है। सिलिकेट की मूल संरचनात्मक इकाई SiO4 है, जिनमें सिलिकॉन परमाणु 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से चतुष्फलक रूप से बंधित रहता है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए,
सिलिकेट में या तो एक विविक्त इकाई उपस्थित होती है अथवा इस प्रकार की कई इकाइयां प्रति सिलिकेट इकाई की 1, 2, 3 अथवा 4 ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ सांजित अवस्था में रहती है। देखिए बच्चों, वापस ध्यान दीजिए कि सिलिकेट में या तो एक विविक्त इकाई उपस्थित होती है अथवा इस प्रकार की कई इकाइयां प्रति सिलिकेट इकाई की, देखिए समझिए, प्रति सिलिकेट इकाई की 1, 2, 3 अथवा 4 ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ में सांजित अवस्था में रहती है। जब सिलिकेट इकाइयां आपस में मिलती है तो श्रृंखलित वलय परत तथा त्रिविमीय संरचना बनाती है। सिलिकेट संरचना ऋणावेश में धनावेशित धातु आयनों द्वारा उदासीन होता है। अब देखो जो होता क्या है कि सिलिकेट संरचना ऋणावेश में क्या होता है, धनावेशित, जो धनावेशित धातु आयनों हैं उनके द्वारा उदासीन होता है। चलिए आगे। यदि चारों कोणे अन्य चतुष्फल की इकाइयों के साथ सांजित होते हैं तो त्रिविम जालक का निर्माण होता है। अब देखिए, यदि चारों कोणे अन्य चतुष्फलक इकाइयों के साथ सांजित होते हैं तो क्या होता है, त्रिविम जालक का निर्माण होता है। और देखिए, मनुष्य द्वारा निर्मित 2 महत्वपूर्ण सिलिकेट कांच तथा सीमेंट है। देखिए तो ये पता होना चाहिए कि मनुष्य के द्वारा निर्मित जो 2 महत्वपूर्ण सिलिकेट है वो क्या क्या है, एक तो कांच है और दूसरा सीमेंट। क्लियर है? चलिए आगे। अब देखिए बच्चों, ये संरचना देखिए बच्चों, ये हमारी संरचना है SiO4 माइनस ऋणायन की चतुष्फलक संरचना। देखिए जो हमारी ये क वाली जो संरचना है ये SiO4 माइनस जो ऋणायन है उसकी चतुष्फलक संरचना है, और ख क्या है, इस इकाई का निरूपण है। और देखिए बच्चों, इस संरचना को ध्यान से देखेंगे अगर आप तो देखिए बच्चों, बीच में सिलिकॉन है और सिलिकॉन से देखिए चतुष्फल के रूप से ऑक्सीजन जुड़ी हुई है और प्रत्येक ऑक्सीजन पे माइनस आवेश है। ठीक है, प्रत्येक ऑक्सीजन पे क्या है, माइनस आवेश। और इसी तरीके से ये इसका निरूपण है। और निरूपण की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये डॉट, येलो कलर का जो डॉट है वो तो सिलिकॉन को प्रदर्शित कर रहा है, और इस तरीके से ब्लू कलर का जो राउंड है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, ऑक्सीजन को। तो देखिए बच्चों, अगर हम इसे देखेंगे, देखिए अगर इसे हम देखेंगे, मतलब जो हमारी ये SiO4 माइनस जो इकाई है इसका निरूपण देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से निरूपित करें। तो देखिए ये 1, 2, 3, ठीक है, ये जो 3 राउंड है जिन पे माइनस आवेश है ये ऑक्सीजन को प्रदर्शित कर रहे हैं, और बीच में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे राउंड भी है, यानी ऑक्सीजन को भी प्रदर्शित कर रहा है, और डॉट का मतलब है यहाँ पे सिलिकॉन को भी प्रदर्शित कर रहा है। तो ये इसका क्या हो गया, ये हमारे SiO4 माइनस जो ऋणात्मक इकाई है उसका इस तरीके से क्या हो गया, निरूपण, यानी इस तरीके से इसका निरूपण हो गया। और ये इसकी एक चतुष्फल की संरचना हो गई, किस तरीके से इसकी क्या होती है, संरचना होती है। क्लियर है? आया समझ में ये आपको? चलिए आगे। अब देखिए जियोलाइट। देखिए, यदि सिलिकॉन डाइऑक्साइड के त्रिमिक जालक में से कुछ सिलिकॉन परमाणु एल्यूमिनियम परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं तो प्राप्त संपूर्ण संरचना को एल्यूमिनोसिलिकेट कहते हैं। देखिए तो समझिए कि भाई सिलिकॉन डाइऑक्साइड के जो त्रिविम जालक है, अगर उसमें से कुछ सिलिकॉन परमाणु एल्यूमिनियम के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एल्यूमिनोसिलिकेट। और देखिए बच्चों, एल्यूमिनोसिलिकेट जिस पर एक ऋणावेश होता है Na+ यानी सोडियम धनायन, K+ और Ca2+ आदि धनायन इस ऋणावेश को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। और देखिए इसके उदाहरण देखिए क्या क्या है, फेल्सपार तथा जियोलाइट, यानी फेल्सपार और जियोलाइट इसके क्या है, उदाहरण। आगे देखिए, पेट्रो रसायन उद्योगों में हाइड्रोकार्बन के भंजन तथा समावयवीकरण में जियोलाइट का विस्तृत उपयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है। अब देखिए समझे यहाँ पर कि भाई पेट्रो रसायन उद्योगों में और जो हाइड्रोकार्बन का भंजन है तथा समावयवीकरण की अगर हम लोग बात करें तो उनमें जियोलाइट का क्या होता है, विस्तृत उपयोग होता है। और देखिए जो जियोलाइट क्या होते हैं, एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं। और देखिए इनमें होता क्या है, जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के त्रिविम जालक होते हैं उनमें क्या होता है, सिलिकॉन परमाणु एल्यूमिनियम परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, जिससे एल्यूमिनोसिलिकेट बनते हैं जिन पे ऋणावेश होता है। और इसे या तो सोडियम धनायन के द्वारा या पोटेशियम धनायन के द्वारा या कैल्शियम जो Ca2+ आयन है धनायन, उसके द्वारा क्या किया जाता है, उस ऋणावेश को संतुलित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
अब उदाहरण देखिए, ZSM5 जियोलाइट का एक प्रकार है जिसका उपयोग अल्कोहल को सीधे गैसोलीन में परिवर्तित करने में होता है। देखिए बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए कि ZSM5 ये क्या है, एक जियोलाइट है, यानी जियोलाइट का प्रकार है जिसका उपयोग काय में होता है, अल्कोहल को सीधे गैसोलीन में परिवर्तित करने में। जल योजित जियोलाइट का उपयोग कठोर जल के मृदुकरण में काम आने वाले आयन विनिमय रेजिन बनाने में होता है। और देखिए यहाँ पे जो जल योजित जियोलाइट है उसका उपयोग कहाँ होता है, कठोर जल को मृदु बनाने में काम आने वाले आयन विनिमय रेजिन बनाने में। ठीक है बच्चों, आया समझ में ये आपको जियोलाइट। तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने कार्बन और सिलिकॉन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में अध्ययन कर लिया है और इसी के साथ हमारी ये यूनिट समाप्त हो गई है। तो देखिए बच्चों, इस यूनिट को अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और आगे आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।